मिलान का असली ड्यूक कौन था? ज्ञान गिलियाज़ो सफरोजा या वो आदमी जो उसकी कुर्सी के पीछे बैठकर हर फैसला कर रहा था? लुडोविको ने पहले अपने भाइयों को हटाया, फिर सिमोनीता को, फिर बोना को अकेला कर दिया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, अब उसकी नजर सिर्फ मिलान की हुकूमत पर नहीं थी, उसकी नजर ताज पर थी। और इस ताज तक पहुंचने के लिए एक एक करके सबकी कुर्बानियां देनी थी। सियासत में सबसे खतरनाक आदमी वो नहीं होता जो तलवार उठाता है, सियासत में खतरनाक वो होता है जो दूसरों से तलवार उठवाता है। लुडोविको सफरोजा ने मिलान में यही खेल खेला। बोना को सिमोनीता से दूर किया, सिमोनीता को पावर से, और फिर बोना को ही मिलान से। लेकिन क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था? ये मिलान के पर्दे के पीछे एक ऐसी साजिश चल रही थी जिसका आखिरी निशाना खुद ड्यूक था। एक वक्त था जब सिस्को सेमोनिटा मिलान से सबसे पावरफुल आदमी था। उसके पास ताज नहीं था, लेकिन ताज उसकी बात मानता था। फिर मिलान में लुडोविको सफरोजा वापस आया और कुछ ही वक्त में सेमोनिटा कैद था, बोना तन्हा थी और ज्ञान गिलियाज़ो सफरोजा अपने ही महल में कैद। सवाल सिर्फ ये है, लुडोविको ने इन सबको हराया या इन सबको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया? मैं हूं आपका दोस्त शेर यजदान और आप देख रहे हैं वेल्थ एंड विजडम यूट्यूब चैनल। द मैन बिहाइंड द थ्रोन, ताज के पीछे का आदमी, बोना, सेमोनिटा और लुडोविको की साजिश। पिछली किस्त में हमने देखा मिलान का ड्यूक ज्ञान गिलियाज़ो सफरोजा था, लेकिन हुकूमत लुडोविको सफरोजा के हाथ में थी। एक जवान ड्यूक, एक पावरफुल चाचा और एक ऐसी माँ जो अपने बेटे के लिए हुकूमत बचाना चाहती थी। लेकिन लुडोविको को एक बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, मिलान पर हुकूमत करने के लिए ताज जरूरी नहीं था, जरूरी था ताज के मालिक को अकेला करना। और इस खेल में सबसे पहला आदमी जो लुडोविको के रास्ते में खड़ा था वो था सिस्को सेमोनिटा। सिस्को सेमोनिटा वो आदमी जो लुडोविको और मिलान के दरमियान दीवार बनकर खड़ा था। ज्ञान गिलियाज़ो मरिया सफरोजा के कत्ल के बाद उसका बेटा ज्ञान गिलियाज़ो सफरोजा अभी बच्चा था, इसलिए मिलान की हुकूमत उसकी मां बोना ऑफ सवाई के पास आ गई। और बोना के सबसे पावरफुल एडवाइजर थे सिस्को सेमोनिटा। सेमोनिटा कोई आम कॉर्टियर नहीं था, वो सफरोजा फैमिली का पुराना और एक्सपीरियंस स्टेट्समैन था। फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन अफेयर्स और मिलान की सियासी मशीनरी, सेमोनिटा उस सिस्टम को अंदर से जानता था। बोना के लिए वो एक सहारा था, लेकिन लुडोविको के लिए वो सबसे बड़ी रुकावट था। क्यों? क्योंकि जब तक बोना के पास सेमोनिटा था, लुडोविको मिलान के गवर्नमेंट पर पूरा कंट्रोल नहीं ले सकता था। इसलिए लुडोविको ने सिमोनिटा को हराना था, लेकिन तलवार से नहीं, सियासत से। पहली चाल बोना के खिलाफ उसके अपने रिश्तेदार लुडोविको और उसके भाई रेजेंसी में हिस्सा चाहते थे। उनका आर्गुमेंट सीधा था, ज्ञान गिलियाज़ो सफरोजा एक बच्चा है, बोना एक औरत है, तो फिर सफरोजा फैमिली के मर्दों को हुकूमत में क्यों ना होना चाहिए? 1477 में सफरोजा ब्रदर्स ने बोना और सेमोनिटा को हटाकर यंग ड्यूक पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सेमोनिटा ने उनकी चाल को फेल कर उनके खिलाफ एक्शन हुआ और लुडोविको को मिलान से दूर कर दिया गया। लेकिन लुडोविको हार कर गया नहीं था, वो सिर्फ इंतजार कर रहा, क्योंकि उसे पता था हर फोर्ट्रेस तलवार से नहीं टूटा, कुछ अंदर से टूटते हैं। फिर मिलान में एक नया किरदार आया, एंटोनियो टिसोनो, फेरारा का एक यंग कॉर्टियर। गिलियाज़ो मरिया के बाद वो बोना के करीब होता गया और धीरे धीरे बोना का ट्रस्ट सेमोनिटा से हटाकर कैसीनो की तरफ जाने लगा। यहाँ से मिलान की पॉलिटिक्स बदल गई। अब कोर्ट के अंदर दो कैंप्स बनने लगे, एक तरफ सिस्को सेमोनिटा, दूसरी तरफ एंटोनियो तसीनो और बोना। और लुडोविको वो दूर खड़ा होकर दोनों को देख रहा था। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था और वो मौका मिलान के अंदर से आ रहा था। बात करते हैं जिनुआ की बगावत के बारे में, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जिनुआ क्या था। जिनुआ इटली का एक ताकतवर समुद्री शहर था जो उस दौर में तिजारत, नेवी और सियासत में बहुत अहमियत रखता था। 1478 में जिनुआ ने मिलान के खिलाफ बगावत कर दी। ये सेमोनिटा के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल ब्लो था, क्योंकि मिलान की अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा था और जब गवर्नमेंट कमजोर होती है तो लोग सिर्फ हुकूमत को नहीं देखते, वो हुकूमत के आदमी को भी देखते हैं। सेमोनिटा की पोजीशन हिलने लगी, बोना का ट्रस्ट भी कमजोर होने लगा और लुडोविको ने इस वीकनेस को पकड़ लिया। ट्रैकोनी के अकाउंट्स के मुताबिक जिनुआ एक रेबेलियन के बाद सेमोनिटा की अथॉरिटी बोना की नजरों में भी कमजोर हुई, जबकि एंटोनियो तेसिनी का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। लुडोविको वापस आता है। अब लुडोविको ने एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल मूव की, वो मिलान पर हमला करते हुए एक हीरो की तरह प्रेजेंट हुआ। उसका दावा था, मैं हुकूमत छीनने नहीं आ रहा हूँ, मैं ड्यूक को बचाने आ रहा हूँ।
उसने सेमुनीता को ट्रेनी का सिंबल बनाया, मतलब उसने सेमुनीता को जुल्म और जबर की निशानी बनाकर पेश किया और खुद को नौजवान ड्यूक का मुहाफिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन मिलान के लोग एक बात नहीं जानते थे, जिस आदमी को वो नौजवान ड्यूक का मुहाफिज समझ रहे थे, शायद वही उसकी आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला। अभी तक लुडोविको ने तलवार नहीं चलाई थी, उसने सिर्फ कहानी बदली थी। और सियासत में जब कहानी बदल जाए तो तकदीरें बदलने में देर नहीं लगती। अगली किस्त में बोना कैसे अपने ही महल में तन्हा रह गई, इसको सेमुनीता को कैद किसने करवाया, और 7 अक्टूबर 1480 को ऐसा क्या हुआ कि मिलान का असल ड्यूक अपने ही किले में कैद हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लुडोविको सिर्फ डोरियां खींच रहा था, या अब वो ताज पहनने के लिए आखिरी चाल चलने वाला था। याद रखना, ताज चोरी करने वाले कम होते हैं, लेकिन ताज के मालिक को तन्हा करने वाले तारीख लिखते हैं। बाकी की कहानी अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।